नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का 11वां पाठ जंतुओं एवं पादपों में परिवहन का भाग 4 शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने मानव हृदय के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार हृदय में रक्त आता है और वापस रक्त जो है वो पूरे शरीर में पंप होता है। आज हम शुरू करते हैं भाग 4 में जंतुओं में उत्सर्जन। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी जंतु अपने शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थ थोड़े विषैले होते हैं जो अपने शरीर में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख पाता है, तो उनको शरीर से बाहर निकालने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हम इस भाग में मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि मानव में भोजन या अपन जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जैसा कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी जाती है। तो वो कार्बन डाई गैस हमारे लिए एक अपशिष्ट पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। वैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसको बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर त्यागते हैं। तो ऐसा ही कुछ तरल अपशिष्ट होते हैं जो रक्त में घुले होते हैं। तो उन तरल अपशिष्टों को रक्त से छान कर बाहर कैसे निकाला जाता है। तो उस रक्त में से तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना के प्रक्रम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा देखी कि सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। अब मानव उत्सर्जन तंत्र में कुछ अंग होते हैं जो एक सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, और वह तंत्र जो है रक्त में से तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। जैसा कि मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होता है वृक्क। तो वृक्क किडनी यह मानव में 2 होती है, एक दाएं और एक बाईं ओर। जैसा कि यहाँ मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ ये 2 वृक्क है, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। तो इनमें पहले रक्त आता है, मतलब जिसमें अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए होते हैं वह रक्त आता है, जिसमें उपयोगी और अनुपयोगी दोनों पदार्थ सम्मिलित होते हैं। तो जैसे ही रक्त इन वृक्क में आता है तो इस वृक्क की एक छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन, जो ये मतलब वृक्क की सबसे छोटी इकाई है नेफ्रॉन। तो उस नेफ्रॉन के द्वारा उस रक्त को छाना जाता है। तो उस रक्त में से उपयोगी पदार्थों को तो वापस रक्त में मिला दिया जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छान कर अलग कर लिया जाता है। अब वो अपशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ जो रक्त में से छान लिए जाते हैं वो वृक्क से मूत्रवाहिनी में आते हैं। मूत्रवाहिनी से होते हुए वो मूत्राशय में एकत्रित होते हैं। मूत्राशय में एकत्रित होने के बाद में वो हमारे मूत्र मार्ग से मूत्र रंध्र द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार रक्त में उपस्थित तरल अपशिष्ट पदार्थों को पृथक कर शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसमें मुख्य अंग के रूप में कार्य करते हैं वृक्क। अब जैसे कभी कभी होता है, जैसे वृक्क एक हमारा उत्सर्जित अंग हो गया, फेफड़े जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शरीर में पसीना आता है, और पसीना जो है हमारे शरीर की त्वचा से बाहर निकलता है। तो क्या पसीना निकलना, एक हिसाब से देखें तो पसीना भी एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो उस पसीने में जल और लवण की मात्रा होती है। तो अब क्या पसीना निकलना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है? तो जिस प्रकार एक उदाहरण देखें हम, एक मिट्टी का घड़ा होता है, तो उस घड़े में पानी ठंडा रहता है। तो पानी ठंडा क्यों रहता है? तो उस मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में उन छिद्र में से घड़े से पानी बाहर आता है, और फिर वो बाहर का पानी वाष्पित होकर उड़ता है, तो उस घड़े की सतह ठंडी रहती है और उसके अंदर का पानी ठंडा होता है। वैसे ही हमारे शरीर के त्वचा पर उपस्थित ये छोटे छोटे छिद्र हमारे शरीर में उपस्थित जल को
बाहर निकालते हैं, जिसके कारण वो वाष्पित होकर उड़ता है, तो हमारे शरीर का ताप नियमित रहता है, ठंडा रहता है। इसलिए हमारे शरीर से पसीना निकलना भी जरूरी होता है। तो एक हिसाब से त्वचा भी हमारे शरीर में एक उत्सर्जन का काम करती है। अब हम वापस यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर से निकलने वाला मूत्र, जिसमें मूत्र का रासायनिक संगठन क्या होता है, तो मूत्र में 95% जल होता है और 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। और एक स्वस्थ और व्यस्त व्यक्ति 24 घंटों में लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। कभी कभी हम देखते हैं कि मानव में किसी चोट लगने से या कोई गंभीर बीमारी हो जाने से शरीर में ये वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। तो जब वृक्क काम करना बंद करते हैं तो हमारे रक्त से तरल अपशिष्ट पदार्थों को छानना थोड़ा असंभव सा हो जाता है। तो उसके लिए फिर कभी कभी उस व्यक्ति को, जिसमें ये वृक्क काम करना बंद कर देते हैं, तो उसमें कृत्रिम वृक्कों द्वारा उस रक्त को छाना जाता है। तो कृत्रिम वृक्कों द्वारा रक्त को छानने की क्रिया जो है वो डायलिसिस या अपोहन कहलाती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के कृत्रिम वृक्कों द्वारा उस रक्त को छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। यह डायलिसिस या अपोहन कहलाती है। अन्यथा अगर इस प्रकार कृत्रिम वृक्कों द्वारा उस रक्त को शुद्ध नहीं किया जाता है तो उस रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा मिलती जाती है और वह व्यक्ति लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए कृत्रिम वृक्कों द्वारा उस रक्त को भी शुद्ध किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो अन्य जानवर है उनमें भी जैसे उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो अलग अलग जानवरों के मतलब उनके रहने स्थान या खाने पीने के आधार पर देखते हैं तो उनमें अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा भी अलग अलग होती है। जैसे जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली, ये जो जल में रहते हैं, उनमें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया बनता है। तो वो जलीय जीव जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा विषैला होता है तो इसको शरीर से हाथों हाथ निकालना पड़ता है। तो जलीय जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा जैसे पक्षी हैं, छिपकली हैं, सर्प हैं, जिसमें हम देखते हैं अपशिष्ट पदार्थ एक गाढ़े सॉलिड मतलब एक अर्ध सॉलिड के रूप में या लेई के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को त्यागा जाता है। तो इनमें पक्षियों में, छिपकलियों में, सर्पों में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। और तीसरा मानव में यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार हमारा उत्सर्जन तंत्र का भाग कंप्लीट होता है।